है इस वक्त सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। ये वजह भी है कि सत्ता में है, ये वजह भी है कि कहीं ना कहीं काफ़ी जो बिल अभी पास हुए, कुछ अध्यादेश आए थे, किसान जो बिल था वो ऐसे बिल पास होने की एक वजह है। वाई बीजेपी ओनली? ये सारा आइडियोलॉजी का चक्कर है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कार्यशैली और जो 370 का उन्होंने रिमूवल किया और जो ट्रिपल तलाक का जो किया, वो मैं उन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा फैन हूँ उनका, और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी और इसी कारण से मेरा आइडियोलॉजी का झुकाव इस तरफ है कि ये देश का अच्छा करेंगे, भला करेंगे। नहीं, फैन तो आप एक और चीज़ के भी हैं। अक्सर मैं आपके लाइव वीडियोस देखती रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके नक्शे कदम पर ही चलना हुआ कि जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये मदद ही समझ लीजिए जनता की कि आप मन की बात उनसे करते हैं। मैं बता ना, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ, और मेरे जो बड़ौदा हल्के के निवासियों की जो भी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को अपने दिल की बात के माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी तक, किसी भी प्रतिनिधि तक, हरियाणा सरकार तक अगर वो पहुंच जाएं, और पहुंची भी हैं, पहुंचने के बाद उन पर काम भी शुरू हुआ है। जैसे टूटे हुए रोडों के बारे में मैंने बोला है, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बोला है, सिविल हॉस्पिटल पे यकीन करता हूँ, और इसी बात को मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, किसान जो है ना, आज तक पिसता आया है। किसी किसान की आपने कोई हवेली नहीं देखी होगी, किसी किसान का आपने कोई महल नहीं देखा होगा। किसान की हालत बहुत दयनीय है, और पहले भी अपने आप को किसान कहने वाले विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे होंगे, आवाज भी उठाई होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करके देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ, या मैं भी उन्हीं जैसा हो जाता हूँ। ये वक्त की उसमें है, भविष्य के गर्भ में है। नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। इस वक्त मेरे साथ है एसीपी राजवीर मलिक। बड़ौदा हल्का में अपनी दावेदारी ठोकते हैं, बीजेपी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं, और देखते हैं कि एसीपी के पद के रहने के साथ साथ राजनीति में कैसे आना हुआ। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार तपस्या भी, आपका और आपके चैनल के और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पहला ही सवाल मेरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। ये वजह भी है कि सत्ता में है, ये वजह भी है कि कहीं ना कहीं काफ़ी जो बिल अभी पास हुए, कुछ अध्यादेश आए थे, किसान जो बिल था वो ऐसे बिल पास होने की एक वजह है। वाई बीजेपी ओनली? ये सारा आइडियोलॉजी का चक्कर है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कार्यशैली और जो 370 का उन्होंने रिमूवल किया और जो ट्रिपल तलाक का जो किया, वो मैं उन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा फैन हूँ उनका, और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और इसी कारण से मेरा आइडियोलॉजी का झुकाव इस तरफ है कि ये देश का अच्छा करेंगे, भला करेंगे। नहीं, फैन तो आप एक और चीज़ के भी हैं। अक्सर मैं आपके लाइव वीडियोस देखती रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके नक्शे कदम पर ही चलना हुआ कि जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये मदद ही समझ लीजिए जनता की कि आप मन की बात उनसे करते हैं। मैं बता ना, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ, और मेरे जो बड़ौदा हल्के के निवासियों की जो भी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को अपने दिल की बात के माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी तक, किसी भी प्रतिनिधि तक, हरियाणा सरकार तक अगर वो पहुंच जाएं, और पहुंची भी हैं, पहुंचने के बाद उन पर काम भी शुरू हुआ है। जैसे टूटे हुए रोडों के बारे में मैंने बोला है, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बोला है, सिविल हॉस्पिटल के बारे में बोला है, तो बहुत से सारे काम हुए भी हैं। क्या आपको इसका क्रेडिट दिया जाएगा? मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं, मैं तो कर भला हो भला। अच्छा, लेकिन सर वोट की जरूरत तो आपको भी इस वक्त कहीं ना कहीं पड़ ही रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप इस वक्त जिस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उस पार्टी से आई थिंक इस वक्त हर एक इंसान नाराज है, खास करके हरियाणा के किसान।
क्योंकि जो अध्यादेश आया था वो बिल पास हो गया अभी कल ही हुआ, क्या आपको नहीं लगता इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट आपके वोटर्स पे भी पड़ेगा? हो सकता है पड़े, लेकिन मैं भी एक किसान हूँ और किसान का ही पुत्र हूँ, और मेरे किसान भाई ये भी चाहेंगे कि एक किसान भी विधानसभा तक पहुँचे और उनके लिए और भले का काम करे। मतलब एक तरफ तो आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, उस पार्टी से जिसका हर एक तरफ एक विरोध हो रहा है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, एक नॉर्मल पर्सन भी हो, और दूसरी तरफ आप किसान जो बिल आया है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें राजनीति की होती हैं जी, ठीक है। मैं एक आपको बात बता दूं, मेरा ध्येय एक ही है कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, मैं उस बात पे यकीन करता हूँ, और इसी बात को मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, किसान जो है ना, आज तक पिसता आया है। किसी किसान की आपने कोई हवेली नहीं देखी होगी, किसी किसान का आपने कोई महल नहीं देखा होगा। किसान की हालत बहुत दयनीय है, और पहले भी अपने आप को किसान कहने वाले विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे होंगे, आवाज़ भी उठाई होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करके देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ, या मैं भी उन्हीं जैसा हो जाता हूँ। ये वक्त की उसमें है, भविष्य के गर्भ में है। आप बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल तो किसानों का भी है कि हमें ये चीज़ नहीं, हमें जो अभी तक उनका मुनाफा जो माफ़ कीजिएगा, मुनाफा जो फसल का मिल रहा था अभी तक, वो उनको एक सही रेट नहीं मिलेगा, एमएसपी पे उनकी फसल नहीं बिकेंगी। तो ये तो आपकी दोहरी बात हो गई कि आप एक तरफ पार्टी का तो सपोर्ट, यहाँ पे आप ये कहेंगे मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, और बात भी आप वही बोल रहे हैं जो किसान बोल रहे हैं। तो फर्क कहाँ पर है? आप राजनीति कर रहे हैं या आप राजनीति को कुछ एक सफाई की बेसिस पे पेश कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो अध्यादेश आए हैं वो किसानों को उसके बारे में जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। मैं बड़े लेमैन की तरह से कहता हूँ, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, किसान का भला जब भी होगा जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 जो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया है, या उसको ये मान लीजिए कि आय दुगनी होना, और वो जब भी पॉसिबल है। देखो, हर एक चीज़ के प्लस माइनस होते हैं जी। आपने देखा होगा जब ये APMC एक्ट आया तो बहुत अच्छा लग रहा था ये, लेकिन APMC एक्ट आने से आपने देखो उसमें मार्केट में जो आड़ती हैं उनकी मोनोपोली हो गई। जी जी जी। किसान सिर्फ बंध गया आड़तियों के पास ही, और इसी उस पे 2014 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, गठित की थी, जिसका नाम था शांता कुमार कमेटी। जी जी। उस शांता कुमार कमेटी ने अपनी फाइंडिंग में भी दिया है कि अभी तक सिर्फ 6% किसान ही अपनी फसल, अपनी उपज MSP पे बेच पाए हैं। इसका मतलब 94% किसानों को MSP का भाव भी नहीं मिला है। ये बात 2014 की उस रिपोर्ट में कहा गया है। और मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ आई है उसको परखने से, देखने से ही पता लगेगा। जी। भ्रम तो ये भी फैलाया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी, जबकि अध्यादेश में, एक्ट में बड़ा क्लियर प्रोविज़न है कि किसान की ज़मीन का मालिकाना हक किसान के पास ही रहेगा, और वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में
और किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर कट ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स, कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी मानी जा रही है बरगलाने की, या यूं कहें कि किसान नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की कि एक्चुअल में बिल के पास है क्या। 5 पॉइंट आप बताइए कि क्यों इसको किसान एक्सेप्ट करे और क्यों उनके हित में है ये चीज़ें, क्योंकि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं बिल का भी। मैं आपको बता दूं, एक तो इसमें आप मार्केट का नियम समझ देंगे, डिमांड एंड सप्लाई का। जी। आज आपकी कोई उपज है, उसको खरीदने वाला मार्केट में एक ही आदमी है और एक उसको खरीदने वाले 100 आदमी होंगे। जी। तो आपको कहाँ रेट सही मिलेगा? एक आदमी के पास सही मिलेगा, 100 के पास सही मिलेगा? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो 100 ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है। जी, जी। आपने खुद ही कहा है, क्योंकि इसको ना चूज किया तो उसको कर लिया, उसको नहीं पसंद तो उसको कर लिया। क्या ये चीज बिल में मेंशन है? यस, वो जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं वो यही तो हैं कि आप खुला है, ये नहीं कि भाई इससे मंडियां बंद होगी। आप चाहें तो अपना आड़ती को बेच दें, आप चाहें तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ऑप्शन है कुल मिलाकर के किसान के पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट भी बेच सकते हो। ओके। तो दूसरी चीज ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जी। मैं कह रहा हूं किसानों के कितने भी केसेस चलते आ रहे हैं आजकल, तहसीलदार की कोर्ट में, एसडीएम साहब की कोर्ट में, डीसी साहब की कोर्ट में, फाइनेंशियल कमिश्नर की कोर्ट में, यही तो स्टेप हैं। आज भी वो केस चल रहे हैं। जी। सिविल कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया कि सिविल कोर्ट ऑलरेडी हमारे देश के ओवरबर्डन्ड हैं। कोई भी सिविल का केस आप 5 साल 7 साल 10 साल आप देख भी रहे होंगे, नहीं निपटता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान का मामला इतना लंबा तक ना चले, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने समय निश्चित किया है। एसडीएम की कोर्ट में 30 दिन में फैसला होना है, डीसी की कोर्ट में 30 दिन में फैसला होना है। फिर ये नहीं कि इसके बाद खत्म हो गया, जुडिशियल रिव्यू है हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। जी, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, भ्रमित हो रही हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, कोई आपके पास कोई गिलास में कोई चीज है, उसको लस्सी लगा लो, कोई भी लगा लो, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन बिल लस्सी तो है नहीं, अगर लस्सी का गिलास है तो वो पी के खत्म हो सकती है, लेकिन अगर बिल पास हो गया तो वो जल्दी शायद चेंज भी ना हो। क्यों नहीं होगा? लोगों की सुविधानुसार बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, किसी चीज में कोई खामी आई है वो चेंज भी हुई है। बहुत सारे आप मानते हैं कि अगर ये बिल जनता के या किसानों के हित में नहीं हुआ तो चेंजेस किए जाएंगे? 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे? आखिरकार में किसानों के हक में ही तो बात करनी है, उनकी आय दुगनी करने के लिए तो सारे चीज हो रहे हैं। हम इस चीज पे उम्मीद करें जी, और उम्मीद करना लाजमी है। 3 पॉइंट, अभी 2 बाकी हैं। ये कहा जा रहा है एमएसपी खत्म हो गया जी। एमएसपी कहाँ खत्म हो गया? एमएसपी है, अभी अनाउंस किया है हर एक फसल का बढ़ा के। आपने देखा होगा आज के कल के पेपर में आया है, एमएसपी 50 रुपये, किसी पे 250 रुपये, किसी पे 500 रुपये, इस प्रकार से इंक्रीज करके किया गया है। फिर एक भ्रम ये फैला रहा है कि किसान को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, किसान के साथ जो भी आएंगे, किसान की मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप ही के एक सभा में शायद हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी अभी जो चैनल में चल रही थी कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि किसानों को एक फोन आएगा और फसल लेके उस जगह पहुंच जाइए, अगर वो किसान नहीं जा पा रहे, मंडी बंद हो जाती तो फसल नहीं कोई खरीदेगा। वो अब या एक और के 160 एकड़ का ऐसा कुछ मामला भी आया था। वो अभी चल रहा है। कहाँ तक सही है वो अभी चल रहा है, जो आपने सुना था ना वहाँ उसमें, ये अभी चल रहा है कि आपको बताया जाएगा आपका बाजरा फलाना मंडी में बिकेगा, आप 5 बजे तक पहुंचिए। अगर 5 बजे तक नहीं पहुंचे, किसान को ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाना पड़ता है, ट्रैक्टर। सत्ता तो हरियाणा में बीजेपी के इस वक्त है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, उससे अलग आपको एक ऑप्शन दिया, प्लेयर्स दे दिया आपको, 50 ग्राहक और दे दिया आपको। आप इसको भी बेच सकते हैं, उसको भी बेच सकते हैं, उसको भी बेच सकते हैं। ये आपने देखना है। आपका कुल मिलाकर के मानना है कि अगर ये बिल आता है तो किसान हित में होगा और आसानी होगी किसान को 10 जगह जाकर के फसल बेचने की। मुझे ऐसा लगता है। जी, आप यकीनन ये बात कह सकते हैं क्योंकि आप ही की सभाओं में हमने काफी विरोध देखा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन किसी भी चीज को देखने से उसकी कमियों का पता लगता है, उसको यूज करने से उसकी कमियों का पता लगता है। तो
हम इसको यूज़ करते हैं और जो कमियां आएंगी उसको हरियाणा सरकार भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है, कोई दिक्कत आई, कोई कमी आई तो हम उसको चेंज करेंगे। इस वक्त जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है, ये भी बहुत साफ है कि जेजेपी ने समर्थन दिया था बीजेपी को सरकार बनाने में, ये आप मानते हैं? जी। इस बिल को जेजेपी का विरोध कहीं ना कहीं जो जेजेपी के नेताओं जैसे दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया, जो डिप्टी सीएम है, या और भी पार्टी के नेताओं जो जेजेपी ने बोला है, जेजेपी के बड़े बोले बोल क्या सीएम की कुर्सी नहीं हिला सकते अगर समर्थन वापस लिया? क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने हमारे पास एक रिपोर्ट है, दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि अगर उनको पद और सरकार की हिस्सेदारी त्यागनी पड़े किसान के हित के लिए तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पर आपका क्या रुख है? देखिए मैम, ये टोटली पॉलिटिकल चीज़ है और इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, और जो उन्होंने कमेंट किया है इसका जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई भी चीज़, सामाजिक चीज़ पे बात कर सकता हूँ। जी जी। आप उसके लिए मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये था कि अगर मान लो जेजेपी के जो बड़बोले बोल हैं बीजेपी के लिए, अगर मान लो सत्ता से थोड़ा हाथ पीछे किया तो कहीं ना कहीं समर्थन वापस ले लेगी जेजेपी, तो कहीं ना कहीं सरकार हिलती हुई नहीं आपको दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आप भी बीजेपी से टिकट मैंने बताया ना, आप राजनीतिक बातें मेरे से ना करें। अच्छा। तो आपने जो भी सामाजिक चीजें हैं, जो भी सामाजिक सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके उन सारे सामाजिक सवालों का जवाब दूंगा। जी जी जी, ओके। अच्छा, एक सवाल और मेरा इसी से जुड़ा है कि आपको नहीं लगता किसानों का जो मुद्दा है बाकी नेता अक्सर इससे कन्नी काट जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर उपचुनाव में जो प्रचार के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक कम हो जाएगी। आप तो इस पे बड़ा डिफाइन करते हैं, हमको दिख रहे हैं। जो मुझे लगता है मैं अपने विचार बताता हूँ, और जहाँ तक क्या होता आप अपने है, समर्थन में करना चाहते हैं किसान को, उनको ये समझा करके कि चीजें सही हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए? मैं समझा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, और मैं अपनी 14 तारीख को दिल की बात के माध्यम से भी यही चीज़ें बोली हैं मैंने, और जो आपको मैंने बताया यही उसमें भी बताया है कि कुछ भ्रम और भ्रांतियाँ हैं जी, उनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। जी। दिल्ली में रहते हुए आपको क्या लगता है ग्रामीण जो बड़ौदा हल्का है इसका विकास किस तरह से कर पाएं, क्योंकि अभी तो आपकी नौकरी भी चल रही है? मैं तो ग्रामीण परिवेश से ही हूँ, यहाँ दिल्ली में आना एक चांस की बात है, और मेरी जड़ें जो हैं वो गांव देहात में हैं, और जो वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ देता है वो हरा भरा नहीं रह सकता, तो मैं हरा भरा रहना चाहता हूँ और अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपको सीट मिलती है और सीट पर आप जीत दर्ज कराते हैं, कहीं ना कहीं सीट बीजेपी जो सत्ता है उसके पाले में भी आपके थ्रू जाएगी, विकास को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का, जो विपक्ष में जो पार्टियां, उनका ये भी कहना है कि अगर आप मरम्मत भी कराती बीजेपी तो भी शायद विकास की दौड़ में शामिल हो जाती। इसको आप कैसे देखते हैं? विकास का मेरे लिए मतलब है सबसे पहले मेरे बड़ौदा हल्के के निवासियों की हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी हों जी। एक सिविल हॉस्पिटल खुले, अच्छी कंडीशन का सिविल हॉस्पिटल खुले, जहाँ पे सबको फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिलें। नंबर 2, हर गांव में छोटे छोटे औषधालय खुलें कि छोटी बीमारी होने पे, सिर दर्द, पेट दर्द होने पे उनको दवाई वगैरह वहाँ पे मुहैया हो सके। रोड, लेकिन ये तो अक्सर जो दिल्ली में जो एक तो केंद्र में सरकार है और केंद्र के नज़दीक ही दिल्ली में जो सरकार है उनका भी एजेंडा कुछ ऐसा ही था। उन्होंने नाम कुछ और दे दिया, आपने इसको औषधालय के नाम दिया, तो इस पर आप कैसे, क्या रुख है इस पर, मतलब कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? नहीं, इसलिए देखता हूँ ना कि एक ज़रूरत है। मोहल्ला क्लिनिक, आपने औषधालय को उसको नाम दे दिया। औषधालय ही नाम होना चाहिए जी। ज़रूरत है। अगर बात है संवेदनशीलता की, मानवता के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं कि किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ है, घर में पेट दर्द है, सिर दर्द है, पेन क्या चीज़ होती है, जिसको दर्द है वही इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। अगर उसकी दवाई उसको मुहैया हो जाए और उसका वो दर्द ख़त्म हो जाए तो कैसा महसूस होगा, ये सिर्फ जिसको दर्द हुआ है वही बता सकता है। एक सवाल मेरा आपसे एक जहन में आया, आपने कुछ वक्त पहले एक बात कही थी कि सिविल के केसेस इतने सारे पूरे नहीं हो पाते हैं, सरकार ने कहा है कि 100 दिन के अंदर, जो भी आपने तय सीमा बताई। आप खुद एक एसीपी हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं?
एसीपी होने के नाते क्या आपको लगता है कि सिविल में कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर नीतियों में कुछ चेंजेस होने चाहिए? कैसे देखते हैं आप इसको? इसके लिए तो थोड़ा सा पहले के निस्बत गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी कोर्ट्स का गठन ज़्यादा किया है और केसेस जो हैं डाइवर्सिफाई हुए हैं, और जो पहले 15 साल की सीमा थी वो थोड़ा सा कम पे आई है। इसका यही सारे समाधान हैं, और उसका एक समाधान है लोक अदालतें भी हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ जो आप लोक अदालतों में निपट जाते हैं, किसी का आपसी डिस्प्यूट है, कोई भी है, लोक अदालत में भी निपट सकता है। उनका मकसद यही है कि जो ओवर पेंडेंसी है, जो लंबित मामले हैं, उनको कम किया जाए। जी, आपने एक बात कही कि मैं आपसे राजनीति के सवाल ना करूं। आप राजनीति में खुद भी जा रहे हैं, मैं आपसे राजनीति के सवाल नहीं करूंगी, बिल्कुल। लेकिन आप एक नौकरी जो आपकी है, जॉब है, जो वो एसीपी की है, क्या ये भी कहीं कानून का माना जाए कि जिस तरह से आप कानून के साथ काम कदम से कदम मिला के एक सेवा करते आए हैं, क्या यही सेवा आपको बड़ौदा हल्का में करनी है? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे क्योंकि आपने कहा कि आप राजनीति से बचना चाहते हैं, आप सामाजिक सवाल करिए आप मुझसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरी बंदिशें हैं जी, और मैं कोई राजनीतिक उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं समाज सेवा में हूँ, जन सेवा में हूँ, हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं रिज़ाइन करके फिर राजनीति भी करूँगा। फिर आप राजनीति से संबंधित कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। मतलब तब आप राजनीति करेंगे, अभी नहीं? अभी मेरी बाउंड्री है ना, मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। जी जी, आई हैव सम लिमिटेशंस। ओके। अच्छा, आप बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनके मुद्दे होते हैं, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, आपके अपने क्या मुद्दे हैं? मैं आपको बता ही रहा था, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप एक समझदारी से एक समाज सेवा के तौर पर देखते हैं एक सेवा को। मैं आपको बता ही रहा था कि औषधालय, फिर टूटे हुए रोड ना हो, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, गाड़ियों को चलने में, ट्रैक्टर ट्रॉली को चलने में, पशुओं को चलने में, रेहड़ी को चलने में कोई दिक्कत ना हो, पशुओं के पैर में कोई कंकर पत्थर ना लगे, वो घायल ना हो, क्योंकि पशु जो है किसान की जो किसानी है उसमें अहम रोल अदा करता है। जी बिल्कुल। तो ये वो सारी चीज़ें, जब से फिर बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। जोहड़ का पानी है, उसमें पूरे गांव में जो गंदगी का पानी आता है वो सारा उसी में मिलता है, उसी में फिर काई वगैरह लग जाती है। फिर गांव के जो पशु हैं उसी पानी को पीते हैं, उससे वो बीमार भी हो सकते हैं। गहराई से देखते हैं आप इन मुद्दों को? मैंने सुना है, सारे लोगों से पूछा है, तो मैं उस पर पहुंचा हूँ। गोहर के रास्ते कच्चे हैं, जोहड़ की जो चार दीवारी है वो नहीं है, पशुओं के निकलने के लिए कई जगह पर पक्का रास्ता नहीं बना हुआ है, जोड़ में अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं। ये कुछ गांव की तकलीफ़ें हैं। और बिजली का मुद्दा है, बताते हैं पहले 7-8 घंटे आती थी, आज 15-16 घंटे आ रही है। मेरा सोच ये है कि जब हम बिल पे कर रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम 24 घंटे बिजली प्राप्त करें। तो ये सरकार का काम है कि और ज़्यादा बिजली खरीदे और सप्लाई करें। विकास रुका कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? ये नेताओं की कहीं ना कहीं ये रही है कि उनके जो सवाल हैं वो नहीं उठते हैं, या या जनता अक्सर सवाल मतलब उठाती है लेकिन उस उतने हद तक नहीं जितना कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? क्या ये वजह माना जाए बड़ौदा हल्के की जो पिछड़ा अभी तक देखा जा रहा है? एक तो सबसे बड़ा बात है एजुकेशन की कमी। जी, एजुकेशन की कमी होने के कारण लोग भोले हैं, अपने अधिकारों के बारे में बात नहीं करते हैं, अब अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप चीज़ें कहाँ कैसे पहुँचाएंगे? क्योंकि एजुकेशन की कमी है तो हम सब देख रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं लोग सवाल नहीं उठा पाते अपने हक के लिए। उनको यही नहीं पता, जैसे मान लो किसान का उदाहरण ले लेते हैं, जो किसानों के ऊपर जो अध्यादेश हुआ था, फिर बिल पास हो गया, तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अगर विपक्ष के कहने पर या पक्ष के कहने पर जो चीज़ें होती हैं वो एक उनका एक अलग एक तरफा है, लेकिन अगर विरोध होता है या समर्थन होता है तो जो अक्सर लोग समर्थन और विरोध कर रहे होते हैं चीज़ें ही उनको पता नहीं क्लियर होती। तो आप ये जो चीज़ें हैं जन जन तक आपका क्या एजेंडा है, कैसे पहुंचाएंगे? एजुकेशन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 2 कॉलेज अनाउंस किए हैं। जी,
एक भैंसवाल गांव में दिया है, एक बड़ौदा गांव में। दोनों कॉलेज लड़कियों के लिए हैं। आप भी एक लड़की हैं, महसूस करें आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके, जो कि बहुत कम है, एक एक 1.5 घंटा फैमिली अलाउ नहीं करती है गर्मी सर। में, धूप में, परेशानी में जाके, किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती, किसी के हालात किस तरह के सर्कमस्टांसेस, तो हालात जो है ना बड़े दयनीय थे। उसके मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही दूरगामी इसके नतीजे निकलेंगे जो ये लड़कियों के कॉलेज आए हैं। और फिर एक आधा स्किल एजुकेशन का कॉलेज आ जाए, वहीं पे बच्चों को स्किल एजुकेशन भी मिले, जिससे जैसे ITI टाइप के इस प्रकार के और स्किल एजुकेशन मिले। बच्चों को रहना सहना, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक सारा माहौल बनाती हैं और माहौल बना के अपने अधिकारों से लड़ने की आवाज़ देती हैं, हौसला देती हैं। 5 मुद्दे जिन पर आप काम करना चाहते हो जिससे हरियाणा का एक हद तक विकास बहुत बहुत एक गुड़गांव है, अगर हरियाणा का गुड़गांव का नाम ले लिया जाए तो लोग कहते हैं हरियाणा में, हमें लगता नहीं है, क्योंकि वो एक उसकी छवि इतनी अच्छी बन गई है कि गुड़गांव के नाम पर। क्या लगता है दूसरा गुड़गांव यहाँ कुछ बन सकता है? 5 मुद्दे ऐसे कौन से हो सकते हैं आपके? कॉलेज हो गए, एक कॉलेज और हो जाए लड़कों के लिए या मिक्स एजुकेशन के लिए, एक स्किल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट आ जाए, एक सिविल हॉस्पिटल आ जाए, रोड पक्के हो जाएं, बिजली की सुविधा 24 घंटे हो जाए, हर गांव में औषधालय हो जाए, पीने के पानी की सुविधा हो जाए। क्या चाहिए? जन्नत नहीं हो गया क्या? आपने खेल की बात नहीं की। खेल के लिए आपने स्टेडियम के लिए कुछ अपनी तरफ से, जो कि आपको सरकार की वहां मदद नहीं पहुंची लोगों तक, आपने अपने पैसों से, अपनी जो नौकरी उसकी तनख्वाह से आपने लोगों की मदद की, उस वो मुद्दे को आपने नहीं रखा यहाँ पे। क्या लगता है खेल को इतना पीछे हरियाणा कैसे छोड़ सकता है? पीछे नहीं रहा, अभी तो मैं गिनवा ही रहा था, तो बीच में आपने क्वेश्चन ही डाल दिया। अच्छा, जी, हाँ, तो खेल तो बहुत जरूरी है। और आपने देखे हैं कि जब पदकों की तालिका होती है तो हरियाणा के बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे मेडल्स की लिस्ट में। जी। तो उसको तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं। उन लोगों का जो जज्बा है, उन लोगों की जो सोच है, और फैसिलिटी ना होते हुए ये रिजल्ट दे रहे हैं। जी, जब हम उनको जब उनको फैसिलिटी देंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जी। और मैं आपको बता दूं, यूथ को जब तक हम एक राइट एजुकेशन नहीं देंगे, वो 2 चीज़ों में जाए अगर चला गया, नशे की उसमें आदत में और क्राइम की दुनिया में अगर चला गया, तो हमारा देश, हमारा प्रदेश कहीं का नहीं रहेगा। यूथ को एक सही दिशा देना, यही लीडर्स की ज़रूरत है। एक कहावत बड़ी फेमस है कि अगर लीडर भागेगा तो जनता चलेगी, लीडर चलेगा तो जनता रेंगेगी, और लीडर अगर जस्ट रेंगेगा तो जनता सो जाएगी। इसको आप कहीं ना कहीं इस वाक्य को सही मानते हैं? मैं इस बारे में तो आपके इस वाक्य के बारे में तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात, लीडर की आपने बात कही है, मैं लीडर उसको मानता हूँ एक तो जो फॉलोअर्स क्रिएट ना करे। लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करता है, फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता। दूसरी चीज़, एक अच्छा लीडर वो है जिससे किसी भी व्यक्ति को मिलने के बाद वो अपना थोड़ा सा अपलिफ्ट, ऊंचा महसूस करे, अच्छा महसूस करे, उसको मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। आज के दौर में आप समझ सकते हैं कितने आदमी किससे मिलके कैसा महसूस करते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा मतलब विकास है था कि अगर लीडर इतना आगे बढ़े, लीडर अगर गिनती में हम देखा जाए 1 से 10 तक की गिनती में अगर लीडर 10 पे पहुंचे तो जनता जाके 5 पे पहुंचती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि लीडर को ज़रूरत है एक ऐसे लीडर आने की जो दौड़े, तभी तो जनता चलेगी। यही मैं कह रहा हूँ, अगर लीडर दौड़ेगा ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता उससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगी। जनता में इच्छा शक्ति है, जनता में कुछ करने की तमन्ना है। अच्छा, मेरा एक सवाल आखिरी है, जितनी हमने आपसे बात की उससे मुझे एक चीज़ नजर आई कि आपने कहा आप समाज कर सेवा कर रहे हैं और लोग राजनीति कर रहे हैं,
जितना हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने, हम लोग मिल रहे हैं, खबरें देखते हैं आए दिन, जितना हम लोगों से मिलते हैं, एक चीज़ बड़ी साफ होती है कि नॉर्मल पर्सन की हरियाणा को बड़ी गहरी राजनीति पता है। आपको नहीं लगता आप इसमें फंस सकते हैं? फंसने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है जी। वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर मुझे कहीं से कुछ ऑफर मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे अपना नौकरी करता रहूंगा और जन सेवा करता रहूंगा। जी जी, मुझे फंसने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इसमें। उम्मीद है आप फंसे भी ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर ACP राजवीर सिंह जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे बड़ी यहाँ पे बात निकल के आती कि बहुत तीखे सवाल थे और उनको जिस तरीके से सफाई से उसके एक साफ आंसर देना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बरगलाया, साफ उसके उत्तर देना जो जितने मेरे सवाल थे, आई थिंक ये अपने आप में एक लीडर की पहचान होती है। सो मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सोचिए, समझिए और जो आपका विकास करे उसको चुनिए। नमस्कार।